हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रिक दी ऑल एग्जाम पर। बिहार दरोगा के 1799 पदों पे जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 प्रैक्टिस सेटों का पहला जो वॉल्यूम है वो जारी किया जा चुका है। लेकिन इस वॉल्यूम में एक कमी है, इसके जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो फरवरी 2025 तक ही अपडेट हैं, परंतु हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को सितंबर 2025 तक अप टू डेट करके आप लोगों के बीच में लेते आएंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, तो ये छठा प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर वीडियो या सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस अवधारणा के माध्यम से आधार वर्ष तथा चालू वर्ष के मध्य जीडीपी में मुद्रास्फीति वृद्धि के कारण कितनी वृद्धि हुई है इसका आकलन कर पाना संभव होता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो यह सूर्य के कारण होते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कैसे ये होते हैं अगर इसको देखना चाहें तो ये समझ लीजिए कि आप ये पृथ्वी है और यहाँ बीच में ये क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा और 23.5 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे तो ये कर्क रेखा हो जाएगा और 23.5 डिग्री अगर आप साउथ में जाते हैं तो ये मकर रेखा हो जाएगा और बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर सूर्य होता है तो क्या होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होगा, सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पे वाष्पन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बरसात का मौसम एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर सूर्य है ये कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, अगर सूर्य यहाँ पे आ जाता है तो सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी होंगी, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास सूर्य की रोशनी कम पड़ेगी तो यहाँ पे आपको शीत ऋतु देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर से खिसक कर नीचे भूमध्य रेखा और मकर रेखा की तरफ बढ़ेगा, इस प्रकार से देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और कम पड़ेंगी, जिसके कारण अब सूर्य शीत ऋतु का जो मौसम होगा आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, जिसके कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का मौसम आपको दिखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य के कारण, सूर्य के अपनी स्थिति को परिवर्तित करने के कारण दोनों गोलार्धों में मौसमों का कैसे परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, या हो रहा है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा वर्ष 950 से 1050 के बीच में खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अगर कुछ अन्य बातों को देखें तो यह खजुराहो का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, किस स्टेट में है वर्तमान में, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा चंदेल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की गई थी। इसके अन्य नाम है, कुछ उपनाम है, जैसे नृप, नरपति या महीपति के नाम से भी नन्नुक को जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर है ये विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थंकरों के मंदिर के निर्माण यहाँ पे कराए गए हैं। खजुराहो के मंदिर में कंदारिया महादेव का जो शिव मंदिर है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ बता दें कि इतिहासकार एक रहे हैं जिनका नाम है अलबरूनी, और अलबरूनी ने खजुराहो को देवताओं का नगर नाम दिया है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, अलबरूनी ने खजुराहो को देवताओं का नगर बताया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसमें इसके पहले संस्करण के बाद ही इसको बंद कर दिया गया था? तो इसका जो पहला संस्करण था यह लंदन में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लंदन में कब? तो 2018 में इसका आयोजन किया गया था और उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इससे पहले आप देखिएगा कि कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके अलावा कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात कर ले तो काबिनी, भाविनी तथा अमरावती
कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो ये कोड हो जाएगा DW। DW शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिसमें से 4 को तापमान के आधार पर और 1 को वर्षा के आधार पर आधारित किया है या वर्गीकृत किया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है GNP के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। GNP बराबर GDP प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय में से जब घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय को जब घटाते हैं तो क्या बनता है? GNP बनता है। अगर इसे फॉर्मूले के माध्यम से आप देखना चाहें तो GNP बराबर क्या होता है? GDP प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, GDP प्लस ब्रैकेट लगा के x में से जो x क्या है? शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय x माना जाएगा, उसमें से m को माइनस कर देंगे तो आपको GNP मिल जाएगा। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कोसी जो है ये सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और कोसी नदी मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उससे पहले सिंधु नदी प्रणाली की अगर बात कर ले तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है, ठीक है। और सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर ले तो श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, द्रास, काबुल, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इसके अलावा खुर्रम, तोची, गोमल, ये सभी क्या हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां। इनका नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, दास, काबुल, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, खुर्रम, तोची तथा गोमल ये सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी जो है ये सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत कथन कौन है? विकल्प बी इसका गलत कथन है। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए ये गलत है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है? तो आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले प्रतीत होता है या होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का इसके अलावा देखिएगा तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं तथा प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यम में प्रकाश के वेग में अंतर का होना होता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ टंगस्टन है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन क्यों है? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसे सबसे उपयुक्त पदार्थ माना जाता है। विद्युत बल्ब का जो निर्माण है सबसे पहले किसने इसका निर्माण किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का निर्माण किया गया था और विद्युत बल्बों में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु सबसे प्रयुक्त पदार्थ माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केपलर का द्वितीय नियम जो कि क्षेत्रीय वेग अचर रहता है को संदर्भित करता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के समतुल्य है? तो यह कोणीय संवेग विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह कोणीय संवेग के संरक्षण नियम के समतुल्य है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो इसमें कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो विस्थापन जो है इसमें अदिश राशि नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? अगर देखा जाए तो अदिश राशि का केवल परिणाम होता है, इसका दिशा नहीं होता है, जबकि सदिश राशि में परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, त्वरण, विद्युत क्षेत्र ये सभी सदिश राशि हैं। एक बार फिर से सदिश राशि कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल,
त्वरण, विद्युत क्षेत्र ये सभी सदिश राशि हैं, जबकि दूरी, चाल, समय, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दाब, ताप, विद्युत धारा ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन इसमें अदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें भारत की तरफ से कुल 7 स्वर्ण पदक जीता गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन अगर ओवरऑल पेरिस ओलंपिक की बात करें तो भारत ने इसमें टोटल 29 पदक जीते थे। कितने? 29 पदक, इसमें कि 7 गोल्ड मेडल थे और इसके अलावा 7 गोल्ड मेडल, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पे कौन था? चीन पहले स्थान पे रहा है और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पे रहा है। चीन पहले स्थान पे रहा है, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पे रहा है। भारत इसमें 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पे रहा है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे असंग हीरो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जयप्रकाश सिंह को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कार्बी युवा महोत्सव का जो आयोजन है यह असम राज्य में किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कार्बी क्या है? तो कार्बी असम की एक जनजाति है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया। कहाँ पे उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था? तो उन्होंने भारतीय ध्वज जो है वो जर्मनी में फहराया था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जनक कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जनक कहा जाता है। इस फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1347 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही असत्य कथन का एक प्रकार से चयन करना है। तो विकल्प सी जो है यह असत्य है। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। गलत है। भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय कौन दे सकता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की गई है तो हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो ये वो भी राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 143 में किसको कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, हाई कोर्ट से नहीं ले सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह कब प्रावधान किया गया है? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में तय राशि को क्या कहा जाता था? तो तय राशि को जमा कहा जाता था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल में आय का जो सबसे बड़ा साधन था, आय का सबसे बड़ा साधन क्या था? भूमि कर या लगान था। भूमि कर जिसको लगान कहा जाता था, तो मुगल काल में आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर था। और अकबर ने टोडरमल की सहायता से लगान व्यवस्था को स्थापित किया, जिसे दहसाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दहसाला व्यवस्था कहा जाता था। तो ये किसने लागू किया था? अकबर ने टोडरमल की सहायता से यह लागू किया था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने यह कानून बनाया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो दिसंबर यह कब बना था? तो दिसंबर 1829 में बना था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस बात को याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और विलियम बेटिंग के कार्यकाल में 1830 में स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। किसने? स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सती प्रथा का एक तरह से अंत कब होता है? 1829 में इसके लिए नियम लागू किए जाते हैं और 1830 में स्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र इसके पहले संस्थापक थे। किसके? इंडियन ओपिनियन के। इसके अलावा आप देखेंगे तो नेशनल हेराल्ड जो है,
नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और यह कहाँ से संपादित होता था, तो लखनऊ से। और कब से ये इसकी संपादकीय शुरू हुई थी, तो 1938 से, 1938 से इसका संपादन शुरू किया गया था। कहाँ से, लखनऊ से। किसके द्वारा शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन सा अखबार था या समाचार पत्र था, तो नेशनल हेराल्ड। इसके अलावा केसरी एक मराठा अखबार था जिसे कि केसरी एक मराठा अखबार था जिसे कि 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? किसने किया था यह कार्य, तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1929 में बी.आर. अम्बेडकर साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन गठित किया था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो सी.आर. दास जी के साथ किया था। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो सी.आर. दास के साथ यह गठन किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना की बात कर लें तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास अर्थात सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है ऐसे में। और सी.आर. दास का कथन है कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसका कथन है, तो आंसर होगा सी.आर. दास का। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला था, लेकिन कहाँ पर, पूर्वी तट पे, ठीक है। उससे पहले ये लोग दक्षिण भारत में ये लोग अपना कारखाना खोल चुके थे। अंग्रेजों का वही हम आपको अभी बताएंगे कि अंग्रेजों का भारत में जो प्रथम कारखाना था वह 1608 में सूरत में खोला जा चुका था। कहाँ पे, 1608 में अंग्रेजों का पहला कारखाना 1608 में सूरत में खोला जा चुका था। और 1611 में इन्होंने पूर्वी भारतीय तट पर मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जुलाई 1781 में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पोर्टोनोवा का जो युद्ध है वो 1781 में हुआ है, हैदर अली और आयरकुट के बीच में। इसके अलावा इनके जो युद्ध हुए हैं उसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को अगर हम बताएं आपको, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से शुरू होकर 1769, ये 2 साल तक चला। 1767 से शुरू हुआ था और 69 में ये खत्म हुआ है। और यह किस संधि के द्वारा खत्म हुआ, तो मद्रास संधि के द्वारा यह खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में शुरू होता है और 84 में खत्म हुआ। और किस संधि के द्वारा खत्म हुआ, तो मंगलौर की संधि के द्वारा खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में स्टार्ट होता है और 1792 में जाके खत्म होता है। किस संधि के माध्यम से खत्म होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा खत्म हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध था वो 1799 में शुरू होता है और इसमें फाइनली जो है टीपू सुल्तान इसमें वीरगति को प्राप्त कर जाता है और 4 मई 1799 में देखिएगा तो इसकी मृत्यु हो जाती है, कह सकते हैं। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1700 किस संधि से खत्म होता है, इसको देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि से समाप्त होता है, नहीं, मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। पहला युद्ध है ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसे श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसी में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? तो इसका जो पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2πr√r/g। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो निम्न प्रतिरोधी, विकल्प तो नहीं कहेंगे, कथन 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 3 जो है ये तांबे को विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है ये शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबू एक व्यक्ति का नाम है। बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पीएच पर ये जो इसका पीएच मान होगा क्या होगा? वो घटेगा। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का पीएच मान घटेगा। ठीक है, अम्ल को गर्म करने पर अम्ल के अणुओं का जो दोलन है वो बढ़ जाता है, जिसमें आयन की सांद्रता बढ़ती है और पीएच मान घट जाता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रम जो है एनीलीकरण कहलाता है। एनीलीकरण कहलाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यह विधेयक कब हुआ था, आया कब था? तो यह विधेयक जुलाई 2024 में सदन में पेश किया गया था। और अगर पेपर लीक के मामले में अगर कोई अभ्यर्थी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान किया गया है। अगर कोई विद्यार्थी संलिप्त पाए जाते हैं तो 3 साल की सज़ा, 10 लाख का जुर्माना, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह झारखंड राज्य द्वारा ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका कार्य क्या है, इस पोर्टल से होगा क्या? तो इससे स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मियों, संविदा कर्मियों एवं अन्य कर्मियों की प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो यह चुंगी कर नहीं, विद्वानों को दी जाने वाली एक राजस्व मुक्त भूमि थी। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मदद ए मास मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित था? तो यह स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता है। उस समय जो इन्होंने अमेरिका की खोज की थी और अमेरिका को उस समय नई दुनिया कहा जाता था, तो इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता भी कहा जाता था। और बात किया जाए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो यह इटली के रहने वाले थे। इसको फाइनेंस कौन कर रहा था, कौन सा देश कर रहा था? तो स्पेन इनको फाइनेंस कर रहा था। इसके अलावा वास्को डिगामा की बात की जाए तो वास्को डिगामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था। और वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली निवासी था। भारत में कब आया था? तो 17 मई 1498 में वास्को डिगामा केरल के कालिकट तट पर उतरा था। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस को फाइनेंस कौन कर रहा था, कौन सा देश उस समय? तो स्पेन कर रहा था। अगला प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो आमतौर पर इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था कौन था? फ्रांस का शासक उस समय लुई 16वां था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 अर्थात 1789 को यह फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में 14 जुलाई को हर साल फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखिएगा तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो यह कांस्य की बनी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज की बात करें कि किसने की इसकी खोज, तो रखालदास बनर्जी के द्वारा वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो रखालदास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांस्य की बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
किरातार्जुनीय किसके द्वारा लिखा गया था? किरातार्जुनीय जो है ये भारवी जी के द्वारा लिखा गया था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भारवी पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे या उनके दरबारी कवि थे। इसके अलावा शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम लिखा है। मृक्षकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और उसके अलावा आप देखिएगा तो कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, राग रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि ये कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारवीय किरातार्जुनीय के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 1.5% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। कितनी? तो 75% जो जनसंख्या थी भारत की स्वतंत्रता के समय वह कृषि पर निर्भर करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, नीचे से ऊपर की तरफ LCM, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसे याद रखेंगे LCM, यानी देखिए और M जो है ये एक तरह से मकर रेखा पे हो जाएगा। M मकर रेखा नहीं, सॉरी, M जो है मकर रेखा नहीं, M को आप कर्क रेखा पे रखिए। ठीक है, M को कर्क रेखा पे रखिए, C को रखिए भूमध्य रेखा पे और L को रखिए मकर रेखा पे। ठीक है, तो मकर रेखा को लिम्पोपो एक नदी है, लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। इसके अलावा भूमध्य रेखा पर देखिएगा तो भूमध्य रेखा पे कांगो एक नदी है। ठीक है, कांगो, तो ये कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा पे जाइएगा तो माही नदी है, भारत में माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका नाम है माही। ठीक है, तो LCM आप याद रखिए, लिम्पोपो मकर रेखा को काटती है, C से कांगो याद रखिए ये भूमध्य रेखा को काटती है, और M से माही को याद रखिए ये कर्क रेखा को काटती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए माही विकल्प में दिया गया है। माही विकल्प में कहाँ पे है? डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो यह वह स्थान है जहाँ जम्मू कश्मीर और नहीं, ये नहीं होगा। यह श्रीनगर में स्थित है, यह भी नहीं होगा। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा क्या है? तो इसका नाम है हम्बोल्ट। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ बहती है? तो यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। और इसके अलावा अगुलहास अगर देखिएगा तो अगुलहास जलधारा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म। और यह जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम्बोल्ट चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें से क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। पहला कथन सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, यह कथन गलत है। और तीसरा कथन है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो इस प्रश्न में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जो रुक्मणी पब्लिकेशन के तहत आंसर जो जारी किया गया है उसमें विकल्प सी को सही माना गया है। ठीक है, कथन केवल एक सही है, लेकिन कुछ इंटरनेट पे हमने सर्च किया तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मीथेन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि मीथेन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु से 80% ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। लेकिन मीथेन का जो कार्यकाल, मीथेन का जो एक पीरियड होता है वो 10 से 15 साल के बाद खत्म होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक वातावरण में, हज़ारों साल तक वातावरण में बना रहता है। तो अगर उस परिस्थिति में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा समय तक बना रहेगा, तो वातावरण को ज़्यादा समय तक गर्म करके रखता है। तो इस हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड है मीथेन से खतरनाक हो सकता है। लेकिन अणुओं के मामले में देखिएगा तो 80% मीथेन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु से 80% हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से जो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए वो विकल्प बी होना चाहिए। कथन 1 और 3 सत्य है। बाकी चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने में उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? घट जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम होता है, जैसे कि बर्फ़ हो गया। उसके अलावा वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सामान्य अशुद्धि मिलाने से जो गलनांक
गलनांक होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर बर्फ़ में हम कुछ नमक या सोडा वगैरह मिला दें तो इसका जो गलनांक है 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, जिसका उपयोग कुल्फ़ी या आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक अलग फैक्ट आप लोग याद रखेंगे कि जल के जमने पर उसका आयतन क्या होता है, जल के जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जल का घनत्व कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका गलनांक घट जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दृश्य प्रकाश तरंगों को प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण कहा जाता है। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं, साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है, तो यह किस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल के द्वारा 1821 में किया गया। और 4 जनवरी को ही ब्रेल लिपि दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि लुइस ब्रेल का 4 जनवरी को बर्थडे है, तो उसी के उपलक्ष्य में, उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहां किया गया है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका फाइनल किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जो है, एक सेकेंड, हाँ, महिला T20 वर्ल्ड का जो खिताब है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, महिला क्रिकेट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है, तो लैकोलिथ, बैथोलिथ और डाइक, उपयुक्त में से सभी जो है ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचनाओं के उदाहरण है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में कहाँ है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, कहाँ है नहीं पूछा, कहाँ है नहीं बल्कि कहाँ नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पे छूट गया है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है ना, तो अगर जो प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार का विस्तार निम्न में कहाँ है, तो ये सब जगह है। विकल्प ए, बी और सी में है, विकल्प डी में सिर्फ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि दंडकारण्य का पठार का विस्तार कहाँ नहीं है, तो बिहार और झारखंड में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है, तो 3 जिलों की सीमा मिलती है। कौन कौन सी वो जिलाएँ हैं, तो एक किशनगंज है, दूसरा पूर्णिया है, तीसरा कटिहार है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन 3 जिलों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है, तो नमीबिया और बोत्सवाना से मिलती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनके अलावा कुल मिला के देखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका की जो सीमा है वो 4 देशों से मिलती है, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के साथ दक्षिण अफ्रीका की सीमा मिलती है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 395 अनुच्छेद तो थे ही, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की अगर बात कीजिएगा, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 112 है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के अधीन
डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके? तो राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन ये कार्य करते हैं। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? लॉस बोनोस में स्थित है। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और लॉस बोनोस किस देश में है? तो यह फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय स्थित है। विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए इसका सही आंसर है। संकुचनशील रसधानी जो होती है ये अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और रॉल जो होता है ये पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो सूत्री विभाजन जीवाणुओं में नहीं होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो यह मध्य प्रदेश में खोली गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो इसको GSLV F-14 से लॉन्च किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कब लॉन्च किया गया था? तो 17 फरवरी 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया है। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से, ये जब प्रिंट किया गया है उसके हिसाब से प्रीति सूदन हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में यानी 3 अक्टूबर 2025 को आप देखिएगा तो 3 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के अभी अध्यक्ष हैं और ये प्रीति सूदन अभी यहाँ से ये हट चुके हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपको लगे वो प्रीति सूदन को आप लगा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 अक्टूबर 2025 तक आप देखिएगा तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा एक योजना है। ठीक है, तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो मुद्रा का अर्थ है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का पूर्ण रूप है। मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2015 में। तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई है और 2025 अभी है, तो समझ लीजिए कि 10 साल इसके हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। इसीलिए यह प्रश्न बनाया गया होगा कि मुद्रा का अर्थ क्या है। मुद्रा का अर्थ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से जाने जाते हैं या प्रसिद्ध है? तो कर्पूरी ठाकुर जी का उपनाम क्या है? इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक उपनाम से जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण जी को बिहार विभूति कहा जाता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाना है। पहले से बाद, पहले कौन सी घटना हुई है इस तरीके से लगाना है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देखिएगा, ये सुधार जो है मार्च में हुआ। मार्च में कब? 1919 में। मार्च में 1919 में ये सुधार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ समझौता कब हुआ है? तो लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन नवंबर में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? नवंबर में ऐसे ही बता दिया गया है, तो ये नवंबर में बताया गया, ये 1919 में हुआ। तो एक तरह से देखिएगा तो आसानी है, इन दोनों के बीच में अंतर दे दिया गया है। मार्च में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च में हुआ था और खिलाफत आंदोलन नवंबर में हुआ है, बाकी दोनों 1919 में हुआ है। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो फरवरी 1922 में इसको वापस लिया गया। तो पूछा गया है पहले से बाद के क्रम में, तो पहले कौन हुआ है? तो 1916 में लखनऊ समझौता पहले हुआ है। ठीक है, 2 हो जाएगा, पहले नंबर पर 2 हो जाएगा। उसके बाद विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की मुख्य भूमि की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो ये इसमें सिक्किम जो है 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं? तो त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले में ज्ञानी जैल सिंह, घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो 1982 से कब तक करा है, ये 1987 तक रहा है। ठीक है, इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जी का देखिएगा तो 1977 से कहाँ तक रहा है, 82 तक इनका रहा है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का देख लीजिए 67 से 69 तक रहा है। और उसके बाद ये फ़खरुद्दीन अली अहमद जी जो हैं, इनका कार्यकाल जो है वो 1974 से 77 तक रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आरंभ जो है वर्ष 1975 में किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? उस समाज का नाम है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। कराची अधिवेशन कब हुआ है? तो 1931 में हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषक पदार्थ की कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन है? श्वेत कोशिकाएं हैं, WBC जिसे कहा जाता है। ये WBC जो है ये मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। और WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अविभाजित कोशिका में DNA के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? DNA के भाग के रूप में क्रोमैटिन पदार्थ मौजूद रहता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर 2025 की बात करें तो इसमें भारत 191वें स्थान पर है टोटल 180 देशों में। पता नहीं किस मुंह से अपने आप को ये मीडिया कहते हैं, 180 देशों में ये 191वें स्थान पर है और शान से कहते हैं कि हम मीडिया वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करें इस रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो साइंस फ्रंटियर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वर्ष 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है और वर्ष 2025 में भारत का स्थान 191 है टोटल 180 देशों में। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह राजगीर में स्थापित किया जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह अनसुईया सेनगुप्ता बनी है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा या पहले इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो ये अनसुईया सेनगुप्ता हैं। इसके अलावा यह भी 78वां जो फिल्म फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन भी इसका समापन हो चुका है। तो 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो नादिया मेलेटी ने जीता है। नादिया मेलेटी जी ने जीता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नादिया मेलेटी जी ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1871 में इसका एकीकरण हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1940 से 1945 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद रहे हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि ये 1940 का और 1940 से 45 का जो ये समय है ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है और इस बीच में कोई कांग्रेस का सम्मेलन इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, या अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए 1940 से 1945 तक मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्मारक है और उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो बादशाही मस्जिद लाहौर, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। तो
ए का क्या हो जाएगा, ए का चौथा मिलान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया है, तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया है, तो विकल्प बी का तीसरा हो जाएगा। और बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करवाया, मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, तो इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 तथा डी का 1 सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया, तो इस आयोग का नाम था पील आयोग। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया, तो पील आयोग का गठन किया। विकल्प 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने यह अनुग्रह किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसके आपको आंसर बताते चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो यह अपने 4 गुने कितने वर्ष में होगी, 18 वर्ष में होगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 1:1:1। अगला प्रश्न जो है 95 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 16.2/3% लाभ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इसके अलावा है 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 19 और अंतिम पद 36 दिया गया हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 102 हो जाएगा। इसका 12वां पद क्या होगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्रश्न इंग्लिश के दिए गए हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज इन पैसिव फॉर्म। ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो इसका पैसिव वॉइस निकाल देखना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म इसका चूज करना है। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो विकल्प डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट माइंड बीइंग अ बिजी वुमेन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द नहीं, यहाँ पे रेड शब्द में लिखा गया है, इसको रेड कलर से लिखा गया है। दिए गए वाक्य में लाल शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आज, और इसका सेंटेंस दिया गया है कि आज व्याकरण नहीं है, आज व्याकरण की परीक्षा है, तो यह व्याकरण नहीं होता है, इसका सही उच्चारण क्या होता है, व्याकरण होता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आज के वीडियो को तो फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।